सऊदी अरब ने चीनी लेजर हथियारों पर बड़ा दांव लगाया। उनके लिए बड़ी समस्या है क्योंकि उन्होंने बस अपना पैसा बर्बाद कर दिया। सिस्टम वैसे काम नहीं कर रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए था। इससे चीन को लेकर भी कुछ गंभीर सवाल उठते हैं। क्या उनके सैन्य सिस्टम वाकई में कागजी शेर हैं? और क्या चीन इतनी बड़ी नाकामी के बाद अपना सैन्य हार्डवेयर विदेशों में बेच पाएगा? हमें पहले चीनी सैन्य उपकरणों पर ध्यान देना होगा। सऊदी अरब ने तथाकथित स्काई शील्ड एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा। यह रडार, ऑप्टिकल सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक जैमर को लेजर हथियार से जोड़ता है। मूल रूप से इन लेजरों का उद्देश्य एक तीव्र ऊर्जा किरण का उपयोग करके दुश्मन के ड्रोन को तब तक जलाना है जब तक वे आसमान से गिर न जाएं। स्काई शील्ड को चीनी सरकारी CETS डिफेंस कंपनी ने बनाया है, जिसने इस सिस्टम को लेकर साहसी दावे किए हैं। बताया गया कि परीक्षण में 21 ड्रोन की मुठभेड़ में इसकी इंटरसेप्शन दर 100% रही। CETS के अनुसार उसने यह सिस्टम सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि लगभग 20 देशों को पहले ही बेच दिया है। इतने देश इसे क्यों खरीद रहे हैं? असल में सेनाओं को एंटी ड्रोन सिस्टम्स की सख्त जरूरत है। ड्रोन अब युद्ध का नया तरीका है, खासकर मध्य पूर्व में। यमन में एक आतंकवादी समूह हूथी नियमित रूप से अपने दुश्मनों पर ड्रोन से हमला करता है, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, जो हूथियों का मुख्य समर्थक है। ईरान के पास भी ड्रोन का बड़ा भंडार है। ईरान शायद सऊदी अरब का सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी है और जिसे अक्सर ईरान सऊदी अरब प्रॉक्सी युद्ध कहा जाता है। यह समझना मुश्किल नहीं कि सऊदी अरब ड्रोन से इतना डरता है। विशेष रूप से सऊदी अरब एक तेल उत्पादक देश है, जिसका मतलब है कि उनकी अर्थव्यवस्था कुछ ही जगहों पर निर्भर करती है, जैसे कि गोवार फील्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक तेल क्षेत्र है। अगर सऊदी अरब के दुश्मन वहां के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दें तो खेल खत्म हो सकता है। ड्रोन आदर्श हथियार हैं क्योंकि इन्हें सैचुरेशन अटैक में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बेहद सस्ते हैं और आप एक साथ सैकड़ों ड्रोन भेज सकते हैं ताकि रक्षा प्रणाली थक जाए। 2019 में वह डरावना मंजर सामने आया जब एक ड्रोन हमले ने अबकैक ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी और कुरैश ऑयल फील्ड को निशाना बनाया। इसने अस्थायी रूप से सऊदी अरब के लगभग आधे तेल उत्पादन को रोक दिया था, जिससे करीब 50 लाख बैरल प्रतिदिन का नुकसान हुआ। हूथियों ने जिम्मेदारी ली पर अमेरिका और सऊदी अरब ने ईरान को दोषी बताया, कहते हुए कि ड्रोन उत्तर पूर्व से आए। 2019 से सऊदी अरब लगातार ड्रोन रक्षा प्रणालियां खोज रहा है। अगर ईरान से पूरी तरह युद्ध हुआ तो सऊदी अरब 2019 से भी बुरा हाल झेल सकता है। सऊदी अरब पारंपरिक रूप से पश्चिमी उपकरणों, खासकर वायु रक्षा प्रणालियों का वफादार खरीदार रहा है। इसने अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम्स, थाट सिस्टम्स और जर्मन इंफ्रा रेड इमेजिंग सिस्टम टेल थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम्स खरीदे हैं। यह इसलिए भी है क्योंकि सऊदी अरब 1951 के रक्षा सहायता समझौते के बाद से अमेरिका का सहयोगी रहा है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं। पहली बात, पारंपरिक सैन्य प्रणालियां बहुत महंगी हैं। इनकी वायु रक्षा मिसाइलों की कीमत सैकड़ों हजार, अगर लाखों डॉलर नहीं तो प्रति मिसाइल होती है। ड्रोन सस्ते और आसान होने के कारण सऊदी अरब को नई प्रणालियों की जरूरत है। पश्चिमी देश अभी ये चीजें नहीं बेचते। इसके कारणों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। भू राजनीतिक बदलाव सऊदी अरब को चीन के करीब ला रहे हैं। सऊदी अरब अब सिर्फ अमेरिका का सहयोगी नहीं रहना चाहता। सबसे बड़ा कारण तेल से जुड़ा हुआ है। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और नंबर 1 तेल आयातक है, क्योंकि उसके पास बड़े तेल भंडार नहीं है। सऊदी अरब के लिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, चीन एक बहुत ही आकर्षक और तर्कसंगत साझेदार बन जाता है। इसी वजह से सऊदी अरब चीन के साथ रक्षा के क्षेत्र में भी मिलकर काम करना चाहता है और चीनी हथियार प्रणालियां खरीदना चाहता है। इससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे और सऊदी की अमेरिका पर निर्भरता घटेगी। इसी वजह से सऊदी अरब ने चीनी स्काई शील्ड खरीदी, जो काफी आशाजनक थी। सैद्धांतिक रूप से यह ड्रोन गिराने का सस्ता और सटीक तरीका है। आखिरकार आप सिर्फ ऊर्जा का उपयोग करते हैं, कोई असली रॉकेट या मिसाइल नहीं खोती। लेजर हथियार दशकों से बन रहे हैं, फिर भी इनका व्यापक इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका एक कारण है, लेजर हथियारों की भौतिकी और इंजीनियरिंग काफी चुनौतीपूर्ण है। आपके पास एक जबरदस्त पावर सप्लाई होनी चाहिए और आपको लेजर बीम को चलते हुए लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक तरीके से लॉक करना आना चाहिए। अगर आप लेजर बीम को ज्यादा देर तक चलाना चाहते हैं तो उन्नत कूलिंग सिस्टम चाहिए ताकि हथियार ज्यादा गर्म होकर खराब ना हो।
साधारण मौसम जैसे बादल, बारिश या धूल इस हथियार की प्रभावशीलता कम कर देते हैं और आप ऐसी सुरक्षा नहीं रख सकते जो बादल में काम न करे। चीनियों ने कहा कि उनके लेजर सिस्टम सऊदी अरब की ड्रोन समस्या का सही हल है। स्पष्ट रूप से एक 100% निश्चित इंटरसेप्शन रेट के साथ यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे सऊदी अरब मना नहीं कर सकता था। हालांकि दिखावा भ्रामक हो सकता है, चीनी लेजर हथियार उतने अच्छे नहीं थे। एक पूर्व सऊदी सैन्य अधिकारी ने डिफेंस ब्लॉक को यह चौंकाने वाली बात बताई। वास्तविक परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन होने के बावजूद स्काई शील्ड के घटक अपेक्षा से कम प्रभावी हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में ड्रोन गिराने के लिए 15 से 30 मिनट तक लगातार टारगेटिंग और लेजर इल्यूमिनेशन करना पड़ा। अब असली युद्ध में आपके पास इतना समय नहीं होता। कुछ ड्रोन 100 मील प्रति घंटे से तेज उड़ सकते हैं और दर्जनों ड्रोन एक साथ आपकी ओर आ सकते हैं। स्काई शील्ड की विफलता के कारण चौंकाने वाले नहीं हैं। सऊदी अरब के रेगिस्तान की गर्मी से कूलिंग सिस्टम ने ज्यादा ऊर्जा ली, जिससे लेजर बीम कमजोर हो गई। धूल और रेत ट्रैकिंग सिस्टम और लेजर बीम को बाधित करती हैं। इस बीच ये सिस्टम तेजी से तैनात करने के लिए उपयुक्त नहीं थे और इन्हें स्थापित करने में बहुत ज्यादा समय लग गया। इन्हीं कारणों से दूसरे देशों ने अभी तक अपने लेजर सिस्टम नहीं बेचे हैं, जबकि वे उन पर काम कर रहे हैं। अमेरिका में सेना के पास डीएम शोराड और नौसेना के पास हेलियो सिस्टम है। इजराइल के आयरन डोम में आयरन बीम सिस्टम भी है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान और दक्षिण कोरिया भी लेजर हथियार तकनीक विकसित कर रहे हैं। लेकिन ये प्रणालियां अभी पूरी तरह परिपूर्ण नहीं हैं, या तो प्रोटोटाइप हैं या हाल ही में तैनात हुई हैं। इन देशों के लिए अपने लेजर हथियारों की प्रभावशीलता की गारंटी विदेशी खरीदारों को देना संभव नहीं है। लेकिन चीन ने अपने लेजर सिस्टम क्यों बेचे, जबकि वे अभी तक पर्याप्त अच्छे नहीं थे? चीन अपनी तकनीकी प्रगति को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। सीसीपी का प्रचार चीनी रक्षा उद्योग को अमेरिका का स्पष्ट प्रतिद्वंद्वी और क्रांतिकारी तकनीकी उपलब्धियों वाला दिखाता है। यह सिर्फ लेजर ही नहीं बल्कि हाइपरसोनिक हथियारों और फाइटर जेट्स के साथ भी कर रहा है। कुछ उपलब्धियां सच हो सकती हैं, पर इन्हें बढ़ा चढ़ाकर भी दिखाया जा सकता है। यह चीन को अपनी क्षमताओं पर अति आत्मविश्वासी बना सकता है, जो चीनी रक्षा उद्योग के संगठन से भी जुड़ा है। रक्षा कंपनियां सरकारी हैं। CETS कॉरपोरेशन ने स्काई शील्ड लेजर सिस्टम विकसित किया है। जब इन कंपनियों को बीजिंग में बड़े बॉस को रिपोर्ट करना होता है तो उनके सामने अपनी सभी परेशानियों के बारे में बात करना समझदारी नहीं होती, या यह तथ्य कि वे शायद CCP के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल न कर पाएं। सिर्फ अच्छी खबरों की रिपोर्टिंग करना सबसे अच्छी रणनीति है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं। तो जब CCP पूछता है कि क्या लेजर सिस्टम तैनात करने और बेचने के लिए तैयार हैं, तो आसान जवाब हमेशा हाँ होता है। और जब आप उन परीक्षणों को देखते हैं जो उन्होंने किए, तो आप कह सकते हैं कि स्काई शील्ड एक 100% प्रभावशीलता दर के साथ तैयार था। लेकिन असली ऑपरेशनों के दौरान परिस्थितियां हमेशा परीक्षण की परिस्थितियों से अलग होती हैं। इसीलिए सिर्फ एक परीक्षण से नहीं कह सकते कि सैन्य उपकरण काम करता है। आमतौर पर सैन्य उपकरण को विदेश में बेचने से पहले असली युद्ध में अपनी उपयोगिता साबित करनी चाहिए। लेकिन फिर हम चीनी रक्षा उद्योग के लिए दूसरी समस्या पर पहुंचते हैं। आमतौर पर चीन के पास युद्ध का अनुभव बहुत कम है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने 1969 की चीन वियतनाम युद्ध के बाद से कोई युद्ध नहीं लड़ा है और 1969 में PLA उतनी विकसित भी नहीं थी। इसका मतलब है चीन के बनाए सैन्य उपकरणों का युद्ध में अब तक परीक्षण नहीं हुआ। यह अमेरिका से बहुत बड़ा फर्क है, जिसने शीत युद्ध के बाद कई युद्ध लड़े हैं। अमेरिका ने पनामा, इराक, युगोस्लाविया, अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया समेत कई देशों में युद्ध किए हैं। ये कुछ उदाहरण हैं। इससे अमेरिका को नए हथियार आजमाने और युद्ध अभियान बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। यूक्रेन युद्ध अमेरिका के लिए परीक्षण बना, जिससे अमेरिकी और रूसी हथियारों की तुलना हुई। चीन के पास इनमें से कुछ नहीं है। बस एक मामला है जो पाकिस्तान भारत संघर्ष में हुआ था, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसका अर्थ है कि अधिकतर चीनी हथियार सिर्फ सैद्धांतिक रूप से प्रभावी हैं। फिर भी भले ही उनके हथियार सिर्फ कागजों पर ही काम करते हों, चीन को उन्हें विदेशों में बेचना पड़ता है। इसका कारण यह है कि इसमें एक व्यापारिक पक्ष भी है। चीन हथियार निर्यात बढ़ाना चाहता है। इसका सीधा कारण है 2020 से 2024 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचे गए सभी हथियारों में
43% की जबरदस्त बाजार हिस्सेदारी हासिल की थी। फ्रांस 96% के साथ दूसरे और रूस 78% के साथ तीसरे स्थान पर था। चीन साफ तौर पर पीछे है, उसने सिर्फ 59% बाजार हासिल किया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वैश्विक विनिर्माण केंद्र होने के बावजूद बीजिंग इसे बदलना चाहता है। आर्थिक रूप से चीन निर्यात, राजस्व और हथियार बिक्री बढ़ाना चाहता है और यह इसका अच्छा तरीका है। ये चीन के रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है ताकि वह अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धी बन सके। निर्यात से घरेलू रक्षा कंपनियों को अधिक ऑर्डर मिलते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ और विकास व नवाचार तेज होते हैं। चीन विदेशों में प्रभाव बढ़ाने के लिए हथियार निर्यात को साधन बना रहा है। हथियारों की बिक्री खरीदारों पर निर्भरता और विक्रेता को दबाव देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है। कई देश अमेरिका की सुनते हैं क्योंकि उन्हें हथियार चाहिए। चीन इस मॉडल की नकल करना चाहता है और लेजर हथियार बेचना इसमें अहम था क्योंकि ये हथियार नए हैं। अगर चीन तेजी दिखाए तो वेस्टर्न डिफेंस कंपनियों से आगे निकल सकता है, लेकिन वह विदेशों में और तरह के हथियार बेचने की भी कोशिश कर रहा है। चीन थाईलैंड, नाइजीरिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मुख्य युद्धक टैंक बेचता है। यह पाकिस्तान, थाईलैंड, बांग्लादेश को पनडुब्बियां और सऊदी अरब, यूएई, इराक समेत अन्य देशों को सैन्य ड्रोन बेचता है। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि चीन के हथियार अब दुनिया भर में बिक रहे हैं। उनकी रणनीति सरल है, वे पश्चिमी देशों से सस्ते हथियार बेचते हैं और ग्राहकों को अमेरिका या यूरोप से दोस्ती की जरूरत नहीं रहती। इनमें से एक चीनी हथियार बिक्री वास्तव में युद्ध में सफल रही थी। चीन के बेचे J-10C जेट और मिसाइलों से पाकिस्तान ने भारतीय फाइटर जेट गिराया था। पाकिस्तान के मुताबिक उसने 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-30 को गिराया था। दावे पर विवाद हुआ, लेकिन एक फ्रेंच खुफिया सूत्र ने केबल न्यूज नेटवर्क को एक राफेल के गिरने की पुष्टि की। यह चीन के लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि इसका मतलब था कि चीनी फाइटर जेट अब पश्चिमी जेट्स के बराबर हैं। इस खबर के बाद इंडोनेशिया और ईरान ने J-10 फाइटर जेट्स खरीदने पर विचार शुरू कर दिया। यह बताता है कि हथियार बिक्री में प्रतिष्ठा कितनी अहम है। लेकिन यही वजह है कि सऊदी अरब में स्काई शील्ड की विफलता इतनी बड़ी बात है। अगर सऊदी अरब चीन पर भरोसा खो देता है तो भविष्य में चीनी हथियारों की बिक्री को झटका लग सकता है। यह लेजर हथियार समस्या कोई अलग थलग घटना नहीं थी। नाइजीरिया, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने चीनी सैन्य उपकरणों जैसे विमान, फ्रिगेट और मिसाइलों में खराबी का सामना किया है। अगर चीन अपनी साख नहीं सुधारता तो अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में उसकी हिस्सेदारी 59% से घटकर 20-30% तक पहुंच सकती है। ये उदाहरण सऊदी अरब और अन्य देशों को दिखाते हैं कि सिर्फ इसलिए कि चीन अपने उत्पाद को अच्छा बताता है, चीनी हथियारों पर पैसा लगाना फायदेमंद नहीं है। इसके बजाय उन्हें इसे विचार करने से पहले असली युद्ध परिस्थितियों में ठोस सबूत चाहिए, या वे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग या रेथियोन जैसे अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों का रुख करेंगे, जिनकी वैश्विक प्रतिष्ठा है। हालांकि इस घटना के प्रभाव इससे कहीं आगे जाते हैं। उच्च तकनीक सैन्य प्रणालियों की विफलता दिखाती है कि PLA उतनी उन्नत नहीं जितना CCP दावा करती है। सैन्य उपकरणों का अधिक मूल्यांकन शायद कोई अलग थलग समस्या नहीं है, बल्कि यह चीनी रक्षा उद्योग की सामान्य स्थिति का एक लक्षण हो सकता है। यह गंभीर समस्या बन सकती है जब चीन सेना इस्तेमाल करने का फैसला करे। कुछ रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन जल्द ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन भी रूस जैसी गलती कर सकता है, अपनी सैन्य क्षमता का आकलन बढ़ा चढ़ाकर। जब यह सामने आएगा कि चीनी मिसाइलें, फाइटर जेट और फ्रिगेट्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो एक आक्रमण एक भयानक और लंबा संघर्ष बन सकता है। चीन के बारे में अब काफी हो गया, क्योंकि सऊदी अरब भी इस समय थोड़ी मुश्किल में है। स्काई शील्ड सही से काम नहीं कर रहा, इसलिए वे पारंपरिक रक्षा प्रणालियों पर निर्भर हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जैमिंग के लिए समर्पित सिस्टम विकल्प में है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। सऊदी लोगों को रक्षा के साथ ईरान और हुथियों की रोकथाम पर भी ध्यान देना होगा। उन्हें यह सक्षम होना चाहिए कि वे जवाबी कार्रवाई में उन्हें इतना नुकसान पहुंचा सकें कि वे कभी हमला करने की हिम्मत न करें। सऊदी अरब के लिए खुशकिस्मती है कि उनके पास दुनिया भर का पैसा है। सरकारी तेल राजस्व के कारण वे 2025 में रक्षा पर $78 अरब खर्च कर सकते हैं, जो GDP का 7% से अधिक है। आर्थिक आकार के हिसाब से
वे सेना पर रूस जितना खर्च कर रहे हैं जबकि किसी पड़ोसी पर हमला नहीं कर रहे। वे पैसे से सिर्फ विदेशी हथियार नहीं खरीद रहे बल्कि अपनी रक्षा उद्योग में भी निवेश कर रहे हैं। यह देश की विदेशी व्यापार निर्भरता घटाएगा, चाहे अमेरिका हो या चीन। और कौन जानता है, शायद सऊदी अरब खुद चीन से भी बेहतर लेजर हथियार बना सकेगा।